गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारकों में गोखले के शिक्षा संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे और साथ ही गोखले के चिंतन का मूल्यांकन भी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे गोखले के शिक्षा संबंधी विचार। उदारवादी शिक्षा के माध्यम से भारतीयों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास गोखले के द्वारा किया गया और शिक्षा के संबंध में उनका जो चिंतन है वह इस प्रकार है। पहला बिंदु है शिक्षा की व्यापक अवधारणा। गोखले ने शिक्षा की व्यापक अवधारणा को मान्यता दी और इस अवधारणा के अंतर्गत उन्होंने माना कि शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना चाहिए, यानी आम भारतीय को शिक्षित किया जाना चाहिए। सेकंड है अनिवार्य, निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा। गोखले ने माना कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क होनी चाहिए। उन्होंने यह माना कि हमारे प्रत्येक 10 में से 9 बच्चे अज्ञान और अंधकार में बड़े हो रहे हैं। हमारे प्रत्येक गांव में से 4 गांव ऐसे हैं जिनमें कोई विद्यालय नहीं है। पिछले अनेक वर्षों से शिक्षा पर किया जाने वाला हमारा व्यय बहुत कम है। इंग्लैंड में स्कूल जाने की उम्र में प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्कूल जाना अनिवार्य है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। भारत में भी शिक्षा प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य और निःशुल्क होनी चाहिए, जिससे कि आम भारतीय शिक्षित हो सके। नेक्स्ट है तकनीकी शिक्षा। गोखले ने तकनीकी शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने माना कि हम इसलिए पिछड़े हुए हैं और पश्चिमी देश हमसे इसलिए आगे हैं क्योंकि वे तकनीकी दृष्टिकोण से हमारे मुकाबले कहीं अधिक सक्षम हैं। आम भारतीयों को भी तकनीकी शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता। गोखले का मानना था कि हमारे यहाँ उच्च शिक्षा की भी व्यवस्थित व्यवस्था की जानी चाहिए। विश्वविद्यालयों को स्वतंत्र रखा जाना चाहिए, यानी कि सरकार का अनुचित हस्तक्षेप और दबाव नहीं होना चाहिए। उदार पश्चिमी शिक्षा का समर्थन। चूँकि गोखले बहुत अधिक उदारवादी थे, इसीलिए उन्होंने पश्चिमी शिक्षा का भी समर्थन किया। उन्होंने माना कि पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से शिक्षित होकर हम भारत की उन्नति कर सकते हैं। नेक्स्ट है गोखले के चिंतन का मूल्यांकन, जिसमें हम देखेंगे पहले गोखले का योगदान। पहला योगदान है ब्रिटिश शासन के दोष प्रकट करना। गोखले के द्वारा ब्रिटिश शासन के दोषों को प्रकट किया गया और इस संबंध में हम यह देखते हैं कि उन्होंने ब्रिटिश शासन की कमज़ोरियां जैसे अत्यधिक सैनिक व्यय, भारी कर भार, उच्च नौकरशाही का अभारतीय स्वरूप, विधानसभाओं के दोषपूर्ण गठन, इन सब को उनके द्वारा देखा गया और इन सब का विरोध उनके द्वारा किया गया। नेक्स्ट है भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा। दूसरा योगदान उनका यह रहा कि उन्होंने भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा देने का प्रयास किया। इस क्रम में उन्होंने व्यक्तिगत स्वाधीनता, प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना की बात की। भारतीय राष्ट्रीयता के जनक। उन्होंने देशवासियों को शिक्षा दी कि वे सांप्रदायिक और प्रांतीय धरातलों से ऊपर उठें और राष्ट्रीयता की भावना अपने मन में भरें, यानी राष्ट्रवाद को ऊंचा उठाने का प्रयास उनके द्वारा किया गया। उपयोगी आर्थिक चिंतन उनका था। सैनिक व्यय में कमी करने की बात अंग्रेजी सरकार से उन्होंने की। भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पद प्रदान करने, कर भार में कमी करने, कृषि में सुधार करने, औद्योगिक विकास पर बल देने की मांग उनके द्वारा की गई। उन्होंने यह स्वीकार किया कि स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया जाना चाहिए। भारत में गरीबी का उन्मूलन गोखले करना चाहते थे और वे भारत को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बना देना चाहते थे। नेक्स्ट उनका योगदान है राजनीति का आध्यात्मिकरण। राजनीति का आध्यात्मिकरण उनके द्वारा किया गया, यानी राजनीति को नैतिक बनाने का प्रयास उन्होंने किया। साध्य ही साधनों
का औचित्य है, शेष साध्य की प्राप्ति के लिए शेष साधनों को ही अपनाया जाना चाहिए, ऐसा उनका मत था। CY चिंतामणि कहते हैं, गोखले बौद्धिक रूप में इतने ईमानदार थे कि वे पहले अपने आप से अच्छी तरह जिरह किए बिना कभी कोई राय प्रकट नहीं करते थे। यानी कि राजनीति को नैतिक बनाने में उन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया। नेक्स्ट है भारत सेवक समाज की स्थापना। भारत के विभिन्न प्रांतों में शिक्षित व्यक्ति इस संस्था में शामिल किए गए। इस संस्था की प्रस्तावना में गोखले ने इस बात को स्वीकार किया कि अब हमारे देशवासियों को इस काम में धार्मिक भावना के साथ अपने आप को खपाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सार्वजनिक जीवन को आध्यात्मिक रूप दिया जाना चाहिए। दिल में देश का प्रेम इस तरह भर जाना चाहिए कि उसके सामने सब बातें महत्वहीन हो। यानी इस संस्था के माध्यम से भारतीय जनमानस में जागृति लाने का प्रयास गोखले के द्वारा किया गया। और एक तरह से यह माना जा सकता है कि जनता की आवश्यकताएं, इच्छाएं और आकांक्षाएं वो सरकार को बताते थे और सरकार की कठिनाई जनता और कांग्रेस के सम्मुख रखते थे। नेक्स्ट है शिक्षा के प्रचार के प्रति आग्रह। शिक्षा के प्रति चेतना जागृत करने, उसके लिए उचित वातावरण बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। गोखले इस बात को स्वीकार करते थे या उन्होंने अनुभव किया कि शिक्षा के माध्यम से लोगों के चरित्र का विकास हो सकता है। तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा की बात उनके द्वारा की गई। उन्होंने यह माना कि तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा के माध्यम से ही भारत का भविष्य उन्नत हो सकता है। नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण का आग्रह। शक्ति के केंद्रीकरण का विरोध उन्होंने किया। उन्होंने माना कि भारत विकेंद्रित भारत होगा, क्योंकि विकेंद्रीकरण के माध्यम से ही शक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। जब भी शक्ति का केंद्रीकरण होता है तो तानाशाही शासन पनपता है। इस तानाशाही शासन को खत्म करने के लिए, इस तानाशाही शासन को समाप्त करने के लिए उन्होंने विकेंद्रीकरण को स्वीकार किया। एक प्रमुख उदारवादी भारतीय चिंतक के रूप में उभरे। व्यक्ति की सद्प्रवृत्ति में उनका बहुत अधिक विश्वास था। उन्होंने भारत में विधि का शासन हो, उत्तरदायी सरकार हो, निष्पक्ष न्यायपालिका हो। तो इस तरह से उदारवादी चिंतक गोखले ने भारतीय राजनीति में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया और भारतीय राजनीति को उन्होंने महत्वपूर्ण आयाम तक पहुंचाने का प्रयास किया। नेक्स्ट है गोखले की आलोचना। कुछ मुद्दों पर हम गोखले के विचारों की आलोचना भी कर सकते हैं। पहली उनकी आलोचना है चिंतन में आधारभूत अंतर्विरोध। उनके चिंतन में हमें अंतर्विरोध नजर आता है। एक ओर वे ब्रिटेन के प्रति राजभक्ति रखने वाले विचारक के रूप में हमें दिखाई देते हैं और दूसरी ओर भारत में स्वशासन की उन्होंने मांग की। एक ओर स्वदेशी का समर्थन किया और दूसरी ओर उन्होंने बहिष्कार का विरोध किया। स्वदेशी को सही माना, लेकिन बहिष्कार की नीति को उनके द्वारा सही नहीं माना गया। तो यानी उनके चिंतन में हमें आधारभूत अंतर्विरोध दिखाई देता है। नेक्स्ट है दुर्बल हृदय उदारवादी। एक उनकी सबसे बड़ी कमी यह थी कि उन्होंने जो उदार साधन अपनाने की बात की कि अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा जाए, प्रार्थना पत्र भेजे जाएं, अंग्रेजी सरकार से याचना की जाए, ये संवैधानिक सरकार में तो मान्य हो सकते हैं, लेकिन तानाशाह सरकार में ये साधन मान्य नहीं हो सकते। अंग्रेजी सरकार संवैधानिक सरकार नहीं थी, ना तो वो हमारे द्वारा चुनी गई थी, ना ही वो भारतीयों के प्रति उत्तरदायी थी। तो ऐसी सरकार से प्रार्थना करना, याचना करना बेईमानी था। उन्होंने तो भारतीयों को अपना गुलाम बनाया था। वो तो एक तानाशाह सरकार थी, तो उस सरकार के सामने ये उदारवादी मांग रखना बेईमानी था। नेक्स्ट है साध्य की दृष्टि से भी उदारवादी। उनकी यह भी कमी थी कि लक्ष्य भी उनका बहुत छोटा था। स्वराज्य को उन्होंने स्वतंत्रता को लक्ष्य नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ स्वशासन को अपना लक्ष्य माना। तो एक छोटे लक्ष्य को लेकर, या हम ये कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य को लेकर गोखले भारत आगे नहीं बढ़ रहे थे, या वो यह मान रहे थे कि हम
छोटे छोटे पैर रखें, छोटे छोटे कदम बढ़ाएं और तब हम आगे के लक्ष्य की प्राप्ति करें। तो साध्य की दृष्टि से जो उनका उदारवादी दृष्टिकोण था, इस आधार पर भी कुछ विचारक उनकी आलोचना करते हैं। तो इस तरह से ये गोखले की अच्छाई या योगदान और कमियां थीं, लेकिन निष्कर्षात्मक रूप में हम यह कह सकते हैं कि गोखले ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। जो आज़ादी हमें गांधी के नेतृत्व में मिली, उसका आधार गोखले के द्वारा ही तैयार किया गया था। भारतीय जनमानस में चेतना भरने का काम उन्होंने किया। भारतीय जनमानस को एकीकृत करने का प्रयास उनके द्वारा किया गया। सरकार की छोटी छोटी कमज़ोरियों को जनता के सामने रखा और एक धरातल उनके द्वारा तैयार किया गया। और इस रूप में हम गोखले के योगदान से इनकार नहीं कर सकते। धन्यवाद।